देखो, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है थोड़ा लंबा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल्स भी है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस फ्रेम आउट होते हैं इस टॉपिक से। और क्योंकि अभी कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं है सिलेबस की, तो मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि मेरे को ऐसा लगता है कि इस साल क्वेश्चन इसी टॉपिक से आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। मैंने बोला था एक बार पढ़ के आना ताकि तुम्हें एटलीस्ट आइडिया हो कि हम इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं। तो सबने पढ़ लिया एक बार? यस सर। यस सर। देखो, नहीं भी पढ़ा होगा नंबर बता देंगे, ठीक है ना, कितना तुमने पढ़ा और कितना तुमने नहीं पढ़ा ये तुम्हारे मार्क्स बता देंगे। मुझे ये सब चीजें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। कौन कितनी मेहनत कर रहा है ये उसके मार्क्स अपने आप बता देते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो देखो, हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के दो कारण होते हैं। एक, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो हम फिजिक्स में समझते हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसे कंडक्टर्स को हम बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स, मेटल्स बेसिकली, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट होती है। ठीक है, जो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का कारण है वो है फ्री आयंस। जैसे फॉर एग्जांपल एसिड का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, सॉल्ट सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तुमने देखा ही होगा 3 इडियट्स में, जब वो आमिर खान चम्मच को बाहर रख देता है, ठीक है, और उससे वायर से कनेक्ट कर देता है, तो सॉल्टी वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, तो फ्री आयंस, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का कारण क्या है? फ्री आयंस। और ऐसे कंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो हमारे पास दो तरह के कंडक्टर्स होते हैं। पहले हम इन दोनों का डिफरेंस ही समझ लें एक बार कि मेटेलिक कंडक्टर्स क्या है और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या है। मेटेलिक कंडक्टर्स को हम फिजिक्स में पढ़ते हैं और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स को हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। पहले क्यों ना एक बार इनका कुछ डिफरेंस ही देख लें। पहला डिफरेंस तो मैं बता ही चुका हूं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बिकॉज ऑफ फ्री आयंस, जबकि इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बिकॉज सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बिकॉज ऑफ फ्री आयंस। तो पहला डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स मैंने बता दिया है। सेकंड डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, देखो यहां पर जो रेजिस्टेंस है, यहां पर जो मेटेलिक कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस हम पढ़ते हैं वो किसकी वजह से पढ़ते हैं? ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस। जब करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं, उसकी वजह से क्या आता है? रेजिस्टेंस आता है। सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस सब 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के अंदर जो रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टेंस वो 3 कारणों की वजह से आता है, ध्यान से समझना। पहला कारण होता है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, पहला कारण। दूसरा कारण होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और तीसरा कारण होता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के अंदर रेजिस्टेंस आता है। सॉल्यूट सॉल्यूट का मतलब क्या है? मान लो तुमने एक कंटेनर के अंदर, एक सेकेंड रुकना, मान लो तुमने एक कंटेनर के अंदर क्या किया, ध्यान से सुनना। ओ यार चल पड़ गई, ध्रुव की नजर लग गई लगता है। एक सेकेंड रुको जाओ। मान लो कि तुमने एक कंडक्टर के अंदर पानी है और उसमें नमक डाल दिया है, ठीक है। अब तुमने इसमें नमक डाल दिया तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन में Na+ और Cl- आयन होंगे, यस और नो? यस और सर। इन फ्री आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इसीलिए हम इन कंडक्टर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट है ना, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलते हैं? जो चीज आयंस में ब्रेक हो टूट सकती है उसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अब इन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन भी तो होगी, यस और नो?
Yes, sir. बिल्कुल होगी। उस अट्रैक्शन की वजह से इन आयंस की जो मूवमेंट है कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और वही क्या ऑफर करेगी, रेजिस्टेंस। तो ये आता है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन में। ये मतलब है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन का। क्या सबको सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन समझ आ गया? हाँ जी। Yes, sir. अब सॉल्यूट सॉल्वेंट का मतलब क्या है भाई? जब ये Na पॉजिटिव आयन पानी में जाएगा तो क्या पानी इस आयन को घेरेगा भी हर तरफ से? कहीं ना कहीं पानी भी इस आयन की मूवमेंट को क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। और उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, जिसे हम केमिस्ट्री में हाइड्रेशन भी बोलते हैं, जिसे हम केमिस्ट्री में हाइड्रेशन भी बोलते हैं। तो दैट विल बी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में क्या आएगा, पानी के मॉलिक्यूल जो आपस में होंगे इनमें भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। Yes, sir. कहीं ना कहीं ये भी मेरे आयंस को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पानी की जगह शहद ले लूं या कोई और लिक्विड ले लूं जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, तो उसके कारण आयंस के मूवमेंट पे फिर से कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। यानी मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर जो रेजिस्टेंस ऑफर होती है उसका केवल एक ही कारण होता है, एंड दैट इज कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जबकि जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के अंदर रेजिस्टेंस कॉज होती है उसका कारण होते हैं तीन, या तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, या सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तीसरा मेजर डिफरेंस जो है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे, मेटेलिक कंडक्टर्स के केस में रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करता है इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स। बट अगर टेम्परेचर को यहाँ बढ़ाओगे तो यहाँ रेजिस्टेंस कम होता है, चाहे वो तीनों में से कोई भी रेजिस्टेंस हो, तीनों में से किसी की भी बात करें, चाहे सॉल्यूट सॉल्यूट, चाहे सॉल्यूट सॉल्वेंट, चाहे सॉल्वेंट सॉल्वेंट, तीनों की वजह से ही जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा होता है वो कम होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, इन तीनों की जो आपस में काइनेटिक एनर्जी आयंस की बढ़ जाएगी और इंटरेक्शंस जो है आपस में वीक हो जाएंगी। जितनी इंटरेक्शंस वीक हो जाएंगी उतना आयंस इजीली फ्लो करेंगे और उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। पढ़ना हमें केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो हमारी पूरी कॉन्सेंट्रेशन शिवम आज की क्लास में किस पे रहेगी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स पे रहेगी। बट मैं तुम्हें मेजर डिफरेंस बता रहा हूँ कि फिजिक्स में तुम जो पढ़ते हो वो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, मेटल्स के बारे में पढ़ते हो, और केमिस्ट्री में जो तुम पढ़ते हो वो इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। हाँ जी बोलो, इतनी चीज क्लियर है सबको? क्लियर है सर। यस सर। हाँ जी हाँ जी सर। देखो अपने अंदर ना पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करो, अपने अंदर ऐसी एनर्जी जनरेट करो कि यार ऐसी क्या बड़ी बात है कि आज मैं पूरे ध्यान से सुनने की कोशिश करता हूँ, मैं देखूंगा कि मुझे यार समझ आता भी है कि नहीं, मैं अपनी पूरी कंसंट्रेशन लगाकर सुनूंगा। वरना तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि क्लास म्यूट पे रखकर तुम कहीं भी जा सकते हो, मुझे कौन सा पता लगेगा, बट उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तुम्हारा ही हो रहा है। ठीक है, अब हमें कुछ टर्म्स को समझना है रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ठीक है, जिसमें सबसे पहली टर्म मेरे पास है रेजिस्टेंस, जिसको मैं डिनोट करता हूं किससे, आर से। अब रेजिस्टेंस का मतलब तुम समझ ही चुके हो, यहाँ पर रेजिस्टेंस किसकी वजह से हो रही है, रेजिस्टेंस आयंस ने जब फ्लो करना है तो उनको तीन चीजें हैं, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, जो क्या करेंगी, आयंस को क्या करेंगी, रेजिस्ट करेंगी मूव करने से। यस और नो? यस सर। तो बेसिकली मैं रेजिस्टेंस को क्या बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ इट इज द ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एक तरह से रुकावट है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में, जो रुकावट होगी आयंस के फ्लो में, रुकावट आयंस के फ्लो में, उसे हम क्या बोलेंगे, आर से रेजिस्टेंस, आर से रुकावट, जो आयंस को फ्लो करने से रोकेगी उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और तुम सब जानते हो कि रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, ओम। ओम ये तुम सब जानते हो कि फिजिक्स में तुमने पढ़ रखा है, रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, ओम होते हैं। ठीक है, देखो अगर बुराई है तो अच्छाई भी है। अगर रेजिस्टेंस का मतलब है आयंस को कितनी रुकावट मिल रही है फ्लो होने से, तो ऐसी ही हमारे पास एक टर्म है कंडक्टेंस, जिसको हम जनरली जी से डिनोट करते हैं। तो कंडक्टेंस हमें क्या बताता है, इजीनेस, जिससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं।
It is basically the easiness Ease with which with which ions can with Ions which can Ions flow. ions can flow, Flow. जिससे ions easiness से flow कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं हाँ जी। conductance। और ये रेसिप्रोकल का उल्टा है, यानी कंडक्टेंस का यहाँ से पहला फॉर्मूला आ गया 1 by 1 by रेजिस्टेंस। हाँ। अच्छा, कंडक्टेंस के यूनिट्स, यहाँ पर यूनिट्स का बहुत बड़ा रोल है, तो इसके यूनिट्स हो जाएंगे या तो ओम इनवर्स या इसी को हम बोलते हैं मो माया, हाँ जी। MHO, इसी को हम बोलते हैं मो। ओम इनवर्स या इसको क्या बोलते हैं, मो। क्लियर है सबको? yes sir Yes, Yes, sir. और बिल्कुल कोई भैया। यूनिट्स कंडक्टेंस के? Simon Simon. सीमंस। तो और एक इसके यूनिट्स हैं सीमंस। तो Siemens. सीमंस है, ओम इनवर्स है, मो, ये सारे यूनिट्स किसके हैं, कंडक्टेंस के हैं। बस सबसे ज्यादा जो यहाँ पर यूज होगा दैट इज सीमंस, एस से डिनोट करते हैं सीमंस। तो ये है कंडक्टेंस। सबको इतनी चीज क्लियर है? हाँ जी भैया। Yes, sir. अब मैं आता हूं टर्म पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। पहले ध्यान से समझ लेना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं रो, ये भी तुम पढ़ चुके हो फिजिक्स के अंदर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो। पहले मैं तुम्हें फिजिक्स की टर्म्स में समझा देता हूँ। देखो, अगर तुम्हारे पास मेटेलिक कंडक्टर की लेंथ L है, ये मैं फिजिक्स की टर्म में समझा रहा हूँ अभी, मेटेलिक कंडक्टर्स की टर्म में। अगर मेटेलिक कंडक्टर की लेंथ A है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, resistance is inversely proportional to area, so resistance is proportional to L upon A, so resistance is equal to rho L upon A, जहाँ पे rho को हम बोलते हैं specific resistance या resistivity। yes or no? yes sir हाँ जी। Yes, sir. देखो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, ये तो मेटेलिक कंडक्टर्स का केस था। अब अगर मैं मेटेलिक कंडक्टर्स में चल रहा हूँ अभी, तो मैं यहाँ से एक सेकेंड, मैं पहले मेटेलिक कंडक्टर्स के टर्म में एक बार तुम्हें रेजिस्टिविटी क्लियर कर दूं, फिर मैं अपने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में आ जाऊंगा। देखो, अगर मैं यहां से रो निकाल लूं, तो रो की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी R इंटू A अपॉन L। ठीक है, अगर मैं एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दूं और लेंथ को 1 मीटर कर दूं, क्या रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी? yes sir Yes, sir. देखो, रेजिस्टिविटी का फायदा क्या है, मैं तुम्हें ये समझाता हूँ। फिजिक्स के टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी जो मैं रेजिस्टिविटी की बात कर रहा हूँ वो मेटेलिक कंडक्टर्स के केस में बात कर रहा हूँ। कोई मुझे बता सकता है रेजिस्टिविटी का फायदा क्या है, हम रेजिस्टिविटी निकालते ही क्यों है? जाए तो नहीं पता भैया। फिर घंटा पढ़ रहे हो फिजिक्स में तुम कुछ, ये तुम्हें ये नहीं पता कि रेजिस्टिविटी निकालने का मेन कारण क्या है। मैं तुमसे ये पूछूं कि यार मैंने अपने घर में ना इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स बिछानी है, मैं कॉपर की लगाऊं या एल्यूमिनियम की लगाऊं या आयरन की लगाऊं या किसकी लगाऊं? ठीक है, कॉपर की लगाऊं, एल्यूमिनियम की लगाऊं। अब तुम कहोगे यार सर वो वाली वायर लगाना जो रेजिस्टिविटी कम हो, जिसकी रेजिस्टेंस कम हो, जो करंट को कम अपोजिशन दे। तो हम कंपेयर कैसे करेंगे? चोपड़ा साहब कहते हैं कि कॉपर की वायर की रेजिस्टेंस 10 ओम है, शिवम कहता है उसी कॉपर की वायर की रेजिस्टेंस 20 ओम है। डिपेंड करता है, चोपड़ा साहब ने लेंथ कम ली होगी, शिवम ने लेंथ ज्यादा ली होगी। तो कैसे कंपेयर करें? तो इसे कंपेयर करने के लिए हम एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, रेजिस्टिविटी। हम क्या बोलते हैं भाई, लेंथ फिक्स कर दो दोनों, तो भी कॉपर वायर या एल्यूमिनियम, अगर चोपड़े ने कॉपर वायर लिया है, शिवम ने एल्यूमिनियम वायर लिया है, तो सबसे पहले उस वायर का तुमने लेंथ क्या लेना है, 1 मीटर फिक्स कर दो। उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी फिक्स कर दो, कितना, 1 मीटर स्क्वायर फिक्स कर दो। अब तुम्हारी ये जो पीस ऑफ वायर है, इससे करंट को पास करो और देखो कि करंट को कितनी अपोजिशन मिल रही है। इस केस में जो भी करंट को अपोजिशन मिल रही होगी उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। यानी रेजिस्टिविटी एक स्पेसिफिक वैल्यू है रेजिस्टेंस की, जो तब आती है जब हम लेंथ को भी 1 कर देते हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। तो इस वायर जिसकी हमने लेंथ 1 कर दी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 कर दी है, इस वायर में जब करंट फ्लो करेगा तो जितनी भी रेजिस्टेंस उस करंट को मिलेगी, हम उसी को एक नया नाम दे रहे हैं, रेजिस्टिविटी। तभी इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, बिकॉज ये रेजिस्टेंस की एक स्पेसिफिक वैल्यू है। मेरी बात को समझ पा रहे हो?
हाँ जी सर। हाँ जी Yes, भैया। sir. हाँ जी भाई हाँ जब जी भैया. जब कंपेयर करना है तो दोनों की कंडीशंस तो सेम होनी चाहिए ना। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि चोपड़ा साहब कॉपर की वायर ले रहे हैं 10 मीटर की, एरिया कुछ भी ले रहे हैं, शिवम हाँ अपनी जी। मर्जी का एरिया ले रहा है, लेंथ कुछ भी ले नहीं रहा है। समझ गए भैया। यस सर। समझ गए ना मेरी भावनाओं को? हाँ जी ऐसे भैया। भी हाँ समझो, जी। एक चीज ऐसे भी समझो। तो अगर वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, बिल्कुल. यानी 1 मीटर क्यूब हो जाएगी वॉल्यूम। तो एक और डेफिनेशन समझो, कहता है 1 सेंटीमीटर का क्यूब बना लो। क्या बना लो? 1 1 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर का क्यूब। क्यूब। बना लो. क्योंकि सारी साइड्स बराबर होती है, तो तुमने हाँ जी उसकी भैया। साइड कितनी लेनी है? 1 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। चोपड़ा साहब बनाएंगे ऐसा ही क्यूब कॉपर वायर का, और शिवम बनाएगा ऐसा ही क्यूब एल्यूमिनियम वायर का। तो दोनों ने अपना जो क्यूब है उसकी वॉल्यूम कितनी रख ली है? 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर मीटर क्यूब। क्यूब, जो भी कह सकते हो, 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी दोनों ने हाँ क्यूब बना जी। लिया है, इसने कॉपर का बना लिया, उसने एल्यूमिनियम का। अब करंट को फ्लो करवाओ इसके अंदर से। करंट को फ्लो करवाओगे तो करंट को कुछ रेजिस्टेंस ऑफर होगी, और वही रेजिस्टेंस जो ऑफर होगी दैट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये तो थी फिजिक्स की बात। ठीक है, ये फिजिक्स के टॉप टर्म्स में मैंने तुम्हें रेजिस्टिविटी को समझाया है। और अगर तुम यूनिट्स यहाँ पर देखना चाहो तो बड़े आराम से रेजिस्टिविटी की यूनिट्स भी देख सकते हो। ओम आर मीटर के हो का जाएंगे ओम्स, एरिया के मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों? या यस सर। मीटर स्क्वायर, लेंथ के सेंटीमीटर, तो यूनिट्स हो जाएंगे ओम ओम सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। रेजिस्टिविटी के यूनिट्स हो जाएंगे ओम ओम सेंटीमीटर। यस सेंटीमीटर। और नो? हाँ जी भैया। Yes. यस सर। देखो यहां पर भी ना, जो रेजिस्टिविटी है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, फॉर्मूला उसका भी सेम है, दैट इज आर इंटू ए अपॉन एल। मतलब फॉर्मूला उसका भी सेम है, यानी उसके केस में भी जो रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ नहीं एल बोलूंगा मैं। जो रेजिस्टेंस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। बट यहां पर शिवम एल और ए के मायने बदल गए हैं। जब फिजिक्स में हम एल लिखते हैं तो वो लेंथ ऑफ वायर होता है, बट यहाँ पर एल क्या है मैं अब वो डिस्टेंस बताने जा रहा हूँ। लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड। देखो बेसिकली हमारे पास एक क्या होता है? कंडक्टिविटी सेल होता है, जिस सेल के अंदर हम कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं। अभी मैं बताऊंगा कंडक्टिविटी क्या होता है। बट कंडक्टिविटी सेल वो होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं, कंडक्टेंस को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स हैं 2। ठीक है, तो जिस एल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, वो एल क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, हमारी ट्यूशन पे किसी ने पढ़ने आना है, एक बंदा आ रहा है 2 गलियां छोड़कर, और एक बंदा आ रहा है बीआरएस नगर से। ज्यादा अपोजिशन किसको मिलेगी? ज्यादा रेजिस्टेंस किसको मिलेगी? बीआरएस नगर वाले को। इसका मतलब जितना लंबा रास्ता मेरे आयंस को ट्रेवल करना पड़ेगा, जितना डिस्टेंस 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में होगा, उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। यस और नो? यस। हाँ जी भैया। अच्छा, सर। जितना एरिया मेरे इलेक्ट्रोड्स, अब ए यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया एरिया ऑफ ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड। जबकि फिजिक्स में ए क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया ऑफ एरिया क्रॉस ऑफ द सेक्शन। क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना? यहाँ पर जो ए है, नो डाउट सब कुछ सेम है, रिजल्ट सेम है, मतलब फॉर्मूला भी सेम है, यूनिट भी सेम है, बट एल और ए के मायने बदल गए हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में। यहाँ पर जो ए है वो एरिया ऑफ कंडक्टर है, और ये तो सिंपल सी बात है कि जितना कंडक्टर का एरिया ज्यादा होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड का एरिया, सॉरी एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, जितना एरिया ज्यादा होगा इलेक्ट्रोड का, उतना आयंस आपस में कम भिड़ेंगे। यस और नो? यस। भाई एक छोटे से कमरे में मैं 100 बंदे ठूस दूंगा तो ज्यादा भिड़ेंगे एक दूसरे से, बड़े से कमरे में अगर 100 बंदे डाल दूंगा तो कम भिड़ेंगे। तो एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है रिजल्ट सेम है, बट एरिया यहाँ पर एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड है, और एल यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स है। जो यहाँ पर हम एल ले रहे हैं दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। आई होप सबको इतनी बात समझ आ गई होगी रेजिस्टिविटी के केस में। यस। Yes, sir. समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी फॉर्मूला सेम है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आर इंटू ए अपॉन एल ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में यूनिट्स भी सेम है, ओम सेंटीमीटर, बट अगेन में एल और एरिया के जो टर्म्स हैं वो डिफरेंट हो चुके हैं। अब मुझे एक बात बताओ शिवम, जब हम लैब में जाएंगे तो हाँ जी हमारे भैया। पास कंडक्टिविटी सेल बना पड़ा होगा, हाँ जी भैया। हाँ जी सर। तो उसमें जो 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस है उसकी भी फिक्स्ड वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, बिल्कुल। और जो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड है वो भी फिक्स्ड होगा कुछ ना कुछ। हाँ जी। अरे पहले से हमारे पास कनेक्टिविटी सेल मार्केट में अवेलेबल होंगे जिनमें डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स भी फिक्स्ड होगा, एरिया भी फिक्स्ड होगा।
तो हम Yes, एक sir. नई टर्म डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं जी स्टार। इसे हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे? Cell कांस्टेंट। constant. और ये क्या होता है? L अपॉन ए। A. क्योंकि किसी भी कंडक्टिविटी सेल का लेंथ, मतलब लेंथ में फिर भी बार बार एल से लेंथ आता है दिमाग में, किसी भी कंडक्टिविटी सेल में डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स भी फिक्स्ड रहेगा और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स भी फिक्स्ड रहेगा। तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया जी स्टार, इसे हम क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। अब लेंथ को अगर मैं सेंटीमीटर में लूं और एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो जी स्टार के यूनिट्स क्या हो जाएंगे? सेंटीमीटर सेंटीमीटर इनवर्स। यस भैया। यस और नो? यस हाँ सर। जी ये भैया। हमें हाँ समझ आ जी, गया हाँ कि जी जी भैया। स्टार हाँ जी सेल सर। कांस्टेंट क्या चीज है। अब जिस तरह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमने पढ़ा, उसी तरह हमारे पास एक टर्म होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब इसको समझना ध्यान से। ये कौन है जिसकी दिवाली अभी तक गई नहीं है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं के, ऐसा सा स्टाइलिश सा के डालकर, इसे बोलते हैं कापा। Papa. पापा नहीं, कापा। तो ये इसे हम डबल बोलते पी हैं आने कापा। हाँ जी वांशु, क्या कह रहे हो? इसमें डबल पी आता? और यार की फर्क पैंदा सानू कड़ा स्पेलिंग पूछने हैं। नहीं मैं सही में ये पूछ रहा हूँ। नहीं मेरे को खुद नहीं पता। ओके ठीक है ना, तो मैं तुझे क्या बताऊंगा, मैं स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देता हूँ कभी भी। तो ये किसी के पापा नहीं है, ये है कापा। ठीक है, कंडक्टिविटी है कापा। कापा। ध्यान से समझना। कंडक्टिविटी के पापा है। हाँ, कंडक्टिविटी के पापा है कापा। अब सुनो ध्यान से, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? डेफिनेशन तुम्हारे दिमाग में अगर क्लियर होगी तभी तुम चीजों को समझ पाओगे। सबसे पहली चीज, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। Resistivity. इसी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। अब सुनना ध्यान से। तो ये रेजिस्टिविटी का उल्टा है। सबसे पहले तो ये चीज दिमाग में फिक्स कर लो। ठीक है, सर। तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का क्या है? उल्टा है। उल्टा। यानी हम कंडक्टिविटी को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय रेजिस्टिविटी। ये ठीक है, अब रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या थे? रेजिस्टिविटी के यूनिट्स है ओम, सेंटीमीटर। तो कापा के यूनिट्स क्या हो जाएंगे? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। और इसी को मैं मोह भी लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर इनवर्स, और साइमंस भी लिख सकता हूँ, तो साइमन बैटरी लो। सेंटीमीटर इनवर्स। सबसे ज्यादा यूज होंगे यूनिट्स कंडक्टिविटी के साइमन साइमन सेंटीमीटर सेंटीमीटर इनवर्स। इनवर्स। अच्छा, अब देखो, क्या मैं कंडक्टिविटी को लिख सकता हूँ 1 अपॉन रो की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये देखो R इंटू ए बाई एल वाली। तो R तो नीचे आ जाएगा, इंटू एल बाई ए हो जाएगा। यस और नो? यस सर। Yes, sir. क्या मैं 1 बाय R को कंडक्टेंस लिख दूं हाँ जी बिल्कुल। सर। भैया। और L बाय ए को जी स्टार? जी स्टार। Constant. कंडक्टिविटी का मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्मूला है ये। कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कंडक्टिविटी निकालने का। पहले तो इतनी बात समझ आ रही है। यस सर। Yes. अब कंडक्टिविटी चीज क्या है वो भी तो Yes, समझना sir. जरूरी है ना यार, कि कंडक्टिविटी चीज क्या है जिसको हम पढ़ रहे हैं। वो एटम मतलब फील क्या है उसकी, तो समझो ध्यान से। कंडक्टिविटी क्या है, ध्यान से समझना। कंडक्टिविटी बेसिकली कंडक्टेंस ही है एक तरह से। जैसे रेजिस्टिविटी क्या है? एक तरह से रेजिस्टेंस ही है। Resistance. बट रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर कब आती है? जब हम लेंथ और एरिया फिक्स कर देते हैं, बांध कर देते हैं। है ना? तो हाँ जी भैया। कंडक्टिविटी भी एक तरह से क्या है? कंडक्टेंस ही है। ठीक है, बट किसी पर्टिकुलर वैल्यू की कंडक्टेंस है ये। जैसे रेजिस्टिविटी किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को बोला जाता है, उसी तरह कंडक्टिविटी किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस को बोला जाता है। अब ये किसकी कंडक्टेंस है? ये कंडक्टेंस है ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। 1 ml ऑफ सॉल्यूशन कैसे आया? वही सेम चीज है भाई। रेजिस्टिविटी में हमने वॉल्यूम लिखी थी ना, लेंथ इनटू एरिया क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। Volume. यस और नो? यस हाँ सर। जी भैया। यानी मेरे पास मान लो 500 ml सॉल्यूशन पड़ा है। मेरे पास 500 ml सॉल्यूशन है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। 500 ml सॉल्यूशन के अंदर कुछ आयंस होंगे, ठीक है, उनकी वजह से कुछ ना कुछ कंडक्टेंस की वैल्यू होगी, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मैं तो ये देखूंगा इस 500 ml में 1 ml लूंगा, और उस 1 ml सॉल्यूशन में जितने भी आयंस आएंगे उनकी वजह से जो कंडक्टेंस आ रही है
उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस। यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एक तरह से है कंडक्टेंस ही है, बट किसकी कंडक्टेंस है, ये वो सारे आयंस की कंडक्टेंस है जो 1 1 ml मिलीलीटर सॉल्यूशन सॉल्यूशन में के पड़े हैं। अंदर प्रेजेंट होंगे। पहले इस चीज को ध्यान से समझो, बोलो। हाँ जी भैया। समझ लिया भैया। यस ठीक है सर। हो गया देखो भैया। अगर मैं शिवम ये बोलूं कि मेरे पास कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है किसी सॉल्यूशन के लिए 50 है, ठीक है, बताओ जी हाँ जी भैया। कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी अगर वो सॉल्यूशन 50 ml है? तो सर आपके पास कंडक्टिविटी की वैल्यू है। कंडक्टिविटी का सर मतलब मैं जानता हूं कि यदि हमारे पास 1 ml सॉल्यूशन होगा तो उसकी वजह से आयंस की जो कंडक्टेंस होगी उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। सर एक के लिए पता है, 50 के लिए मल्टीप्लाई कर दो इंटू 50। हाँ जी भैया। हाँ जी भैया। समझ रहे हो ना मेरी बात को? बिल्कुल। हाँ जी भैया। 50 हो गया 200। हाँ, तो कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि 1 ml सॉल्यूशन के अंदर जो भी आयंस की वजह से कंडक्टेंस हाँ आ जी रही भैया। होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। इतनी बात समझ आ गई? हाँ जी भैया। हाँ जी ठीक है भैया। सर। अच्छा, अब पता है प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि शिवम कहता है कि भैया मैंने सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकाल ली है 5, चोपड़ा कहता है सर मैंने 10 निकाली है। अब ये फर्क क्यों आ गया? ये फर्क इसलिए आ गया क्योंकि शिवम का जो 1 ml का सॉल्यूशन था हो सकता है उसमें ज्यादा आयंस हो, ठीक है, और चोपड़े का जो 1 ml का सॉल्यूशन था उसमें हो सकता है कम आयंस आयंस हो। कम हो। समझ रहे हो ना मेरी बात कि हाँ जी भैया। कंडक्टिविटी की वैल्यूज भी डिफरेंट आएगी। वो डिपेंड करता है कि किसके 1 ml में ज्यादा आयंस है। जिसके 1 ml में ज्यादा आयंस होंगे उसकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। ज्यादा होएगी। पहले बताओ कंडक्टिविटी की फील समझ आ रही है तुम्हें? हाँ जी भैया। हाँ जी भैया। सर, आ रही है। अच्छा, सर इसको अब मैं डिनोट तुम्हें किससे फील करते देता हैं? हूँ कि इसकी क्या कह रहा है। इसको डिनोट किससे करते हैं? कापा। कापा। ठीक है सर। तूने तो बोला था कंडक्टिविटी के पापा, कापा। ओ मैं वो कंडक्टेंस से वैसा हो गया। बड़ी कंफ्यूजन होती है इसमें, तुम्हें क्या मुझे भी हो जाती है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तभी मैं बोल रहा हूँ इस टॉपिक को अच्छे से सुन लो, हर चीज की डेफिनेशन हिंदी में समझो ताकि तुम्हें इन टर्म्स में कोई प्रॉब्लम ही ना आए। जब तक तुम्हें टर्म्स नहीं समझ आएंगी तब तक तुम्हें कुछ नहीं समझ आना, कुछ भी नहीं। यकीन मानो मेरा, कुछ भी नहीं समझ आना जब तक तुम्हें टर्म्स नहीं समझ आएंगी। तो कंडक्टिविटी की फील ले ली तुम सबने? हाँ जी भैया। हाँ जी राम्या जी, तुमने थोड़ी सी फील ली है कि नहीं ली है, कि अभी भी तुमने नहीं पढ़ना है, कसम खाई हुई है? नहीं सर, सब समझ आ रहा है। क्या समझ आया कंडक्टिविटी के बारे में? मैं जी कि क्या जो समझ आया कंडक्टिविटी के बारे में? कि सर मतलब स्टार्टिंग से बताइए कप्पा होता है, इसका जो एसआई यूनिट होता है, ऐसे समझाऊं क्या वो? नहीं, मतलब मेरे को बस ये समझाओ किसी अनपढ़ आदमी को जैसे समझाते हैं कि कंडक्टिविटी का मतलब क्या है। कंडक्टिविटी बेसिकली इज कंडक्टेंस, यानी एक तरह से वो कंडक्टेंस है। यानी कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, आयंस कितने इजीली फ्लो कर सकते मूव हैं, कर सकते हैं। ठीक है। हाँ तो जी सर। वो अगर वो कंडक्टेंस ही है सर, फिर आपने नया नाम क्यों दिया है? क्योंकि वो उन आयंस की आयंस की कंडक्टेंस है जो 1 1 ml मिलीलीटर सॉल्यूशन में होंगे। सॉल्यूशन में पड़े हैं। हमें 1 ml सॉल्यूशन के अंदर आयंस जो होंगे उनकी कंडक्टेंस को हमने एक स्पेशल नाम, एक स्पेशल डेजिग्नेशन यहाँ पर दे दी है, दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। अब मैं नेक्स्ट टर्म लेके आ गया हूँ अपनी, मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। अब इसको समझना, इसकी फील ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इसको। अब ये क्या चीज है? ये क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 1 मोल मोल ऑफ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी संचित और शिवम की, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि 1 ml में संचित के आयन ज्यादा हो रहे थे, शिवम के कम हो रहे थे। किसी के भी ज्यादा हो सकते हैं, किसी भी कम हो सकते हैं। हाँ तो जी हाँ जी मैंने अब भैया। फिक्स कर दिया कि भाई तुमने इलेक्ट्रोलाइट कितना लेना है, 1 मोल। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में जो भी आयंस होंगे उनकी वजह से जो कंडक्टेंस आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं और बेटर तरीके से समझाता हूं इस चीज को। देखो, मोलर कंडक्टिविटी को अगर मैं लिखूं ना, तो वो बेसिकली क्या है, कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम है। मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। ये V जो है ना, V, मैं तुम्हें इसका मतलब समझाता हूं। V का मतलब क्या है? V बेसिकली यहां पर वो वॉल्यूम को बता रहा हूं
जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट पड़ा हुआ है। मतलब V यहाँ पर वो वॉल्यूम को दर्शा रहा है जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घुला पड़ा होगा। हुआ है। देखो तुम्हें 1 ml की तो पता है वो कंडक्टिविटी है, हाँ जी हाँ भैया। जी। ठीक है। अब तुमने 1 मोल के लिए मोल निकालनी है इलेक्ट्रोलाइट और निकालनी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है? V ml ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी हाँ जी लैम्डा m क्या हो जाएगा? कापा इंटू तो V। ये फॉर्मूला कहीं पर भी यूज नहीं होगा, ये सिर्फ फॉर्मूला मैं मोलर कंडक्टिविटी की फील दिलवाने के लिए तुम्हें समझा रहा हूं। फिर से समझो, मोलर देखो प्रॉब्लम क्या थी, चोपड़ा जो 1 ml सॉल्यूशन ले रहा था उसके अंदर हो सकता है 5 ही आयंस हो, जो शिवम 1 ml सॉल्यूशन ले रहा था उसके अंदर हो सकता है 10 आयंस हो, जिसकी वजह से इन दोनों की कंडक्टिविटी की वैल्यूज में डिफरेंट डिफरेंस आ जाएगा। मैंने क्या बोला? मैंने कहा तुम वो वॉल्यूम लो, तुम उतनी वॉल्यूम लो इलेक्ट्रोलाइट की, अपने सॉल्यूशन की उतनी वॉल्यूम लो, 1 ml मत लो, उतनी वॉल्यूम लो जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो। उतनी वॉल्यूम लेनी है, 1 ml नहीं लेनी तुम दोनों ने। अगर 1 ml लोगे तो कंडक्टिविटी निकलेगी, बट मैं तुम्हें कह रहा हूं उतनी वॉल्यूम लो जिस वॉल्यूम के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घुला हो। मान लो वो वॉल्यूम V है, ठीक है। अब तुम्हें 1 ml के लिए पता है, तुमने V ml के लिए निकाल दो, और V ml के लिए निकाल दोगे तो वो तुम्हारी क्या हो जाएगी? मोलर कंडक्टिविटी। क्योंकि वो जो वॉल्यूम तुमने ली है ना, वो कौन सी वॉल्यूम ली है? जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। और मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन ही क्या है? कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो शिवम कहता सर 1 ml की मेरे पास थी, मैं V ml की निकाल दूंगा, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर सर V क्या लेना है, कितनी वॉल्यूम लूं मैं? पहले तो मैंने 1 ml ली थी, अब मैं कितनी वॉल्यूम लूं? तो शिवम को मैंने क्या समझाया? तूने उतनी वॉल्यूम लेनी है सॉल्यूशन की जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। समझ आ रही मेरी बात? हाँ जी भैया। हाँ जी अब भैया। कई बार क्या होता है, वो हमें वॉल्यूम नहीं देता है सॉल्यूशन की, हमें दे देता है मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन। कोई चक्कर नहीं है, हमारे पास उसका भी तोड़ है। हमें पता है मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। सही बोल रहा हूँ? हाँ जी भैया। अच्छा, मुझे कितने मोल लेने इलेक्ट्रोलाइट के? 1 मोल। तो यानी मैं नंबर ऑफ मोल्स तो 1 लेना चाहता हूँ, और वॉल्यूम किस में आ गई? लीटर्स। यानी यहाँ से V की वैल्यू क्या आ गई? 1/m आ गई। बिल्कुल। यस और नो? हाँ जी भैया। बट अभी भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर वॉल्यूम लीटर्स के अंदर है, बट हमने यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो लीटर्स के अंदर है, और जो मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ वो छोटे यूनिट्स यानी सेंटीमीटर क्यूब ml की बात कर रहा हूँ। और 1 लीटर कितने ml के बराबर होता है? 1000। तो इसीलिए मैं वॉल्यूम को लिख रहा हूँ 1000/m। अब मैं जो वॉल्यूम है उसको किस में ले रहा हूँ? मैं ml में ले रहा हूँ। ml। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर V की वैल्यू पुट कर दूं तो लैम्डा m का फॉर्मूला आ जाएगा कापा इंटू 1000 मोलैरिटी। और ये फॉर्मूला मोलर कंडक्टिविटी का यूज होगा टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स में। ये फॉर्मूला यूज होगा। ऊपर वाला फॉर्मूला सिर्फ तुम्हें फील देने के लिए है कि मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? हाँ जी भैया। हाँ जी सर। हाँ जी भैया। कापा के यूनिट शिवम बता दे, मान जाऊंगा। यस सर। कापा के यूनिट्स बता दे शिवम, मान जाऊंगा। मैं बताऊं सर? मैं बताऊं? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। हाँ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है सर। हाँ, अब तो तू बोलेगा ही। ओ नहीं सर, हाँ याद जी, नहीं रहा। मोलैरिटी के यूनिट्स क्या होंगे? मोलैरिटी, मोल ऊपर मोलैरिटी क्या होता है? मोल। और वॉल्यूम हमने ml या सेंटीमीटर क्यूब में लिया। हो गया। तो यहाँ पर तुम्हारे पास लैम्डा m के यूनिट्स बनेंगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बेटा ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट्स नहीं पता होंगे तो कुछ नहीं। कई बार वो यही दे देता है कि साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स किसके यूनिट्स है? पहचानो 4 ऑप्शंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो ये यूनिट्स किसके हैं? मोलर कंडक्टिविटी। तो ये फॉर्मूला वाइडली यूज होगा मोलर कंडक्टिविटी निकालने का। देखो, जब मैंने पहले ही चैप्टर करवाया था तो मैंने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का भी थोड़ा सा फील दिया था, बट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज नॉट इन द एनसीईआरटी, ठीक है।
और वो कनेक्टेड है n फैक्टर से। मैं नहीं चाहता यहाँ पर कोई कंफ्यूज हो, जो बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं n फैक्टर क्या है या वो क्या है, वो नहीं आएगा कोर्स में। इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी कॉम्पिटिटिव वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर द बेसिक वंस। तो राइट नाउ हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कोई लोड नहीं है तुम्हें इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी करने की। भाई फर्क क्या होता है, उसमें लैम्डा EQ आ जाता है और कापा इनटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो जब मैंने करवाया था उसमें मैंने इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी को समझाया था, बट उसके लिए तुम्हें n फैक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। और देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन बच्चों की +1 वीक है मैं तुम्हें ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ, वहां पर कल ऑर्गेनिक शुरू हो रही है, ठीक है। जिनकी वीक नहीं भी है वो भाई तुम्हारे पास सुनहरा अवसर है ये। कल मैंने IUPSC शुरू करवानी है, कईयों को IUPSC तक नहीं आती है, तो उनका कुछ घिस नहीं जाएगा। अगर वो वहां पर क्लासेस लगा लेंगे तो उनको कुछ गेन ही होने को मिलेगा। अगर क्लासेस के टाइम क्लैश करते हैं तो वीडियो लेक्चर्स लगा सकते हो। बेटा ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें इसीलिए मिल रही है बिकॉज ऑफ कोविड। अगर दूसरी क्लासेस होती है एकेडमी पे तो हो सकता है तुम इस अवेलेबिलिटी को नहीं ले पाते। तो जिसने वाकई कॉम्पिटिटिव देना है, +1 भी उतनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और मुझे नहीं लगता तुम्हारी +1 की अच्छी होगी, इसीलिए उसमें मैंने रिडॉक्स करवाया भी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नंबर्स की कितने सारे एग्जांपल्स और एक्सेप्शंस करवाई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करवाई हैं इस बार। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारा गोल क्या है, मैं रोज रोज थोड़ी आके यही चीज कहूंगा। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, सबको फील आ गई कंडक्टिविटी की, मोलर कंडक्टिविटी की, रेजिस्टिविटी की, बोलो। हाँ जी भैया। अब हम मेजर कैसे करते हैं कंडक्टिविटी को, तो मैं तुम्हें वो सिखाऊंगा, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन। किसी गिवन सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को कैसे हम निकालते हैं, कैसे हम मेजर करते हैं, मैं तुम्हें वो समझाऊंगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। देखो हम क्या लेते हैं, एक डिब्बा लेते हैं जिसे हम कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं, ठीक है, मैं डिब्बा बोल रहा हूं उसको। यहां पर हम क्या लेंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स लेंगे। यहां पर हमने क्या ले लिया, 2 इलेक्ट्रोड्स ले लिए, ठीक है। ये मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। यहाँ पर मैं एक वायर ले रहा हूं जो इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में मैं रख रहा हूं ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकूं। यहाँ पर मेरे पास वायर्स हैं, ये वायर्स हैं जिनकी हेल्प से मैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाऊंगा, ठीक है। ये मेरे पास इलेक्ट्रोड्स हो चुके हैं, ठीक है, जिनके बीच की दूरी L है, जिनका एरिया A है। यहाँ पर तुम अपने उस सॉल्यूशन को भर देना जिसकी कंडक्टिविटी तुम निकालना चाहते हो। उस सॉल्यूशन को यहाँ पर रख देना, उसका एक्वस सॉल्यूशन, बिकॉज तुम जानते हो कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट पानी में ही टूटेगा, यस और नो? यस सर। बट हाँ जी सर। एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर जो पानी लिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, उस पानी को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी वाटर। देखो पता है क्या है, अगर मैं कंडक्टिविटी वाटर की खासियत बताता हूँ, कंडक्टिविटी वाटर जो होता है उसकी जो खुद की कंडक्टिविटी होती है, देखो पानी में भी तो आयंस हैं H+ और OH-। तो अगर मैं कंडक्टिविटी मेजर करूंगा ना तो कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी पानी की वजह से भी जुड़ जाएगी सॉल्यूशन में। तो कंडक्टिविटी वाटर वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। कंडक्टिविटी वाटर वो पानी होता है जिसकी खुद की कंडक्टिविटी 0 होती है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी क्या कर दी हमने, 0 कर दिया, ठीक है। मतलब कंडक्टिविटी वाटर लिया है ताकि वाटर की वजह से कंडक्टिविटी पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। अब इस अपरेटस को हमने क्या किया, एक ऐसे कंटेनर में डाल दिया जिसका टेम्परेचर ना चेंज हो, उसे हम थर्मोस्टेट बोलते हैं लैब के अंदर। हमने इस पूरे अपरेटस को थर्मोस्टेट के अंदर डाल दिया। उसका कारण ये है कि कंडक्टिविटी टेम्परेचर से भी चेंज होती है, तो थर्मोस्टेट के अंदर हम टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं और हम 25 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे थर्मोस्टेट के अंदर, क्योंकि टेम्परेचर अगर फ्लक्चुएट हुआ बड़ा या कम तो कंडक्टिविटी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? हाँ जी भैया। अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट कंडक्टिविटी नहीं निकालेंगे, हम यहाँ पर कंडक्टिविटी तुमसे निकालने के लिए नहीं बोलेगा, तरीका देख लो बस एक बार। यहाँ तक जो मैंने लिया क्लियर है? हाँ जी भैया। अब हम कंडक्टिविटी निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। आई होप सबको व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्लियर होगी। फिजिक्स में व्हीटस्टोन ब्रिज सबने पढ़ रखा होगा। यहाँ पर R1, R2, R3, R4। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, बैटरी यानी सोर्स लगाते हैं, सोर्स ऑफ करंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ जो सोर्स ऑफ करंट लगाते हैं वो डीसी नहीं, क्या रखते हैं, एसी।
मुझे 2 मिनट दो, मैं उसका कारण समझाता हूँ। देखो R1 तुम्हें नोन होगा, R2 तुम्हें नोन होगा। ये जो R, एक सेकेंड, ये जो R तुम्हारे पास R, इसको 4 देता हूँ नाम। ये जो R4 है इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पर इन वायर्स के साथ। यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया। हाँ जी भैया। देख रहे हो, यानी हाँ जी भैया। मैं R4 की वैल्यू निकालूंगा इस प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली जब मैं लैब में ये करूंगा। कैसे निकालूंगा? R1 और R2 को हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर जो है रीडिंग शो कर दे 0, यानी इस ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या हो जाए 0। तो फिर उस केस में क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन R1/R2 इज R4/R3। R1 R2 की वैल्यू R3 की वैल्यू हमें पता होगी, और R4 की वैल्यू जो है यहाँ से एक्सपेरिमेंटली हम निकाल सकते हैं। R4 क्या हो जाएगा? R1/R2 इंटू R3। तो जब तुम एक्सपेरिमेंट करोगे R1 R2 की वैल्यूज को इस तरह से सेट करोगे कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 शो हो जाए, तो R1 R2 R3 तुम्हें पता होगा, और तुम क्या निकाल दोगे यहाँ से? R4 रेजिस्टेंस। ठीक है, हाँ जी भैया। रेजिस्टेंस निकल गई तो तुम्हें पता है कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला हमने ऊपर अभी किया था, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था G इंटू जी स्टार। अच्छा, तुमने निकाली है रेजिस्टेंस, तो 1 रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस भी निकल आएगी। हाँ जी भैया। और शिवम ने बोला था कि भैया जो कंडक्टिविटी सेल हमारे पास पड़ा होगा लैब के अंदर, उसका लेंथ भी फिक्स्ड होगा, एरिया भी फिक्स्ड होगा, हमें पता होगा वो। हाँ जी भैया। तुम्हें पता है, और जी भी तुम्हें पता लग गया, क्या वहां से कंडक्टिविटी निकल आएगी? यस सर। वही हमें निकालनी थी। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा कि यहाँ पर एसी सोर्स क्यों यूज किया है, डीसी क्यों नहीं यूज किया है। देखो एसी करंट क्या होता है, जिसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है आफ्टर हाफ इंटरवल, हाफ साइकिल के बाद पोलैरिटी क्या होती रहती है? चेंज हो जाती है। इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड के अंदर इंडिया में जो करंट है अपनी डायरेक्शन को 100 बार चेंज करता है। पढ़ा है फिजिक्स में? चार्जर लगा लो। पढ़ा है सबने? हाँ जी सर। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। एसी करंट क्यों लिया है? देखो करंट की पोलैरिटी चेंज होती रहेगी, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स हैं प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब चेंज होता रहेगा, कोई फिक्स नहीं रहेगा, प्लस किसी पे और माइनस किसी पे, फ्लक्चुएट होता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होएगा, जो आयंस होंगे भाई, आयंस में एक कटायन होएगा, एक अनायन होएगा। हाँ जी भैया। हाँ जी। अब देखो जैसी कटायन भागेगा टुवर्ड्स द कैथोड या किसी भी प्लेट की तरफ, और जितनी देर में वो वहां पहुंचेगा पोलैरिटी फिर बदल जाएगी, वो फिर भागता रहेगा, वो दूसरी प्लेट के बाद भागेगा, पोलैरिटी फिर चेंज हो जाएगी। इससे फायदा क्या होगा कि कोई भी मटेरियल जो है वो कैथोड या एनोड के ऊपर डिपॉजिट नहीं होगा। तुम्हें पता है कि अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस तो तुमने पढ़ रखी है कि अगर सोडियम आयन है वो अगर कैथोड पर चला गया तो सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, यस और नो? अगर Cl माइनस आयन है वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते हैं। ऐसा हम क्यों नहीं चाहते हैं? हम क्यों नहीं चाहते हैं कि कोई भी आयन इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो, क्योंकि उससे आयंस कम हो जाएंगे, और आयंस कम हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी की वैल्यू गलत मिलेगी हमें। हाँ जी भैया। तो यहाँ पर एसी सोर्स वाला क्वेश्चन पक्का आना है, और एसी सोर्स लगाने का कारण है टू प्रिवेंट द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हम इलेक्ट्रोलाइसिस का फिनोमिना यहाँ पर रोकना चाहते हैं। हम किसी भी आयन को किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होने से रोकना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर एसी सोर्स का यूज करते हैं और डीसी का यूज नहीं करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ मुंह पे, मैं टेस्ट में डालूंगा, और ये भी तुम्हें मैं दिखा दूंगा कि ये बच्चों का कितना गलत होगा क्वेश्चन, और इससे बड़ी बेइज्जती तो नहीं हो सकती है। नहीं भैया, मैं डालूंगा टेस्ट में, पक्का डालूंगा, और लिख कर देता हूँ इसी बैच में जो बच्चे सुन रहे हैं इस लेक्चर को, उनमें से कितनों का ये आंसर गलत होने वाला है। फिर तो मान लोगे कि कमी कहाँ पर है, तुम्हारे अंदर या मेरे अंदर, फिर तो यकीन हो जाएगा ना तुम्हें इस बात का। सर इसका हम वन वर्ड में आंसर दे देंगे कि इसका टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रोलिसिस इसलिए एसी यूज होता है, बस। एग्जैक्टली। तो सर आपने अभी जितना भी कराया है इसके अंदर से थ्योरी पार्ट कैसे आएगा? लाइक बस यही आएगा, डायरेक्ट डेफिनेशंस नहीं कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होती है, डायरेक्ट डेफिनेशंस। अभी मैं बता रहा हूँ ना, जो मैंने अगला टॉपिक करवाना है ना, उसके लिए उन डेफिनेशंस का आना जरूरी है। जो मैं अब टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अगर वो डेफिनेशंस नहीं पता होंगी तो फिर वो अगला टॉपिक समझ नहीं आएगा, और अगले टॉपिक से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, जो मैं अब टॉपिक करवाने तुम्हें जा रहा हूँ। हाँ जी बोलो
सर आपने एक और चीज करवाई थी उस पहले कि कंडक्टिविटी वाटर के नीचे कापा इक्वल्स टू के इक्विवेलेंट माइनस हाँ 1 अरे प्लस। इक्विवेलेंट नहीं है, वो इलेक्ट्रोलाइट है। जितने इलेक्ट्रोलाइट डालते रहोगे सबकी कंडक्टिविटी ऐड होती जाएगी। ओके, और एंड में के डब्ल्यू था। हाँ तो के वाटर है ना, वो पानी की वजह से H प्लस आयन वो और neglect OH कर माइनस देते हैं आयन की जो हम। कंसंट्रेशन होती है वो KW होती है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हाँ जी हाँ जी, अच्छा ये वो वाला इक्विलिब्रियम वाला। ओके। हाँ जी चोपड़ा साहब, सर गलती होगी मेरे से कोई? आपने भैया स्टार्ट में चार्जर लगा लो, बंद होने वाला है आपका वो टैब। ओहो थैंक यू चोपड़ा जी, थैंक यू सो मच, मैंने देखा ही नहीं। सर आपने स्टार्ट में मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स के अंदर डिफरेंस बताया था, और ये आपने कहा जी। मेटेलिक कंडक्टर्स फिजिक्स का पार्ट है, बिल्कुल बट हमारी बिल्कुल। एनसीईआरटी के अंदर मेटेलिक कंडक्टर्स को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स बोला हुआ और इनकी 3 कंडीशंस भी बताई हुई हैं, तो क्या हाँ, तो इसके क्या ऊपर से भी क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। सर तो सारी तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है कि थ्योरी पार्ट की ये बता दो, ये बता दो, तो इसके अंदर बिल्कुल। से क्वेश्चंस आएंगे कैसे चैप्टर में से? क्वेश्चंस आएंगे कैसे, उसके लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, उसके लिए मॉडर्न खोलनी पड़ेगी। मॉडर्न में एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मॉडर्न में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को पढ़कर ये आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस पेपर में आएंगे कैसे। जो तुम्हारा सवाल है वो बिल्कुल वैलिड है कि मैंने पढ़ तो लिया, अब क्वेश्चंस तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आते हैं टेस्ट में, कभी तुम्हें पता है? मैं तुम्हें बताता हूँ उसका कारण क्या है। तुम पढ़ के आ जाते हो, ये देखते नहीं कि क्वेश्चन पूछा कैसे ना, मतलब क्वेश्चन मैंने पूछना कैसे है वो तुम्हें पता ही नहीं होता। एक सेकंड रुको। हेलो हेलो, हाँ जी सर नमस्ते जी, हाँ जी सर बोलिए जी, मैं भेजता हूँ सर, एक सेकेंड, 1 मिनट होल्ड करना, मैं आया, 1 सेकेंड रुकना। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें किसी ने शायद बताया ही नहीं है कि तैयारी करते कैसे हैं। तुम टॉपिक पढ़ लेते हो और फिर समझते हो हमें सारा कुछ आ गया। भाई वो टॉपिक पूछा कैसे जाना है एग्जाम में, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना, और उसके लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, वो तुम करते नहीं हो। और फिर तुम्हें पेपर में ये नहीं समझ आता कि टेस्ट में मैंने डाल क्या दिया, मैं तो पढ़ के क्या आया था। ओ भाई मैं सीधे थोड़ी डालूंगा आके बिस्कुट खा लो भाई, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने तुम्हें कंफ्यूज करके डालने हैं, और वो क्वेश्चंस कोई मैं खुद थोड़ी अवतारित कर लेता हूँ, किताबों में दिए होते हैं, किताबों में पढ़ो क्वेश्चंस को, तुम्हें अपने आप आइडिया हो जाएगा कि टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। और मॉडर्न हो चाहे प्रदीप हो, इन दोनों बुक्स में, चाहे कोई भी बुक हो, रेफरेंस बुक कोई भी अच्छी बुक हो, एसएल रोडा हो, सब में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए होते हैं। मॉडर्न में तो कंसेप्चुअल्स भी दिए होते हैं जो काफी अच्छे होते हैं, जिनसे पता लग जाता है क्वेश्चंस आने कैसे हैं। समझ आ रही है मेरी बात? राम? हाँ जी सर। यहाँ मार खाते हैं हम कि टॉपिक को पढ़ तो लिया बट ये नहीं पता पूछा कैसे जाएगा। हाँ जी सर। चलो चलें आगे चलें। मेरे को कितना टाइम हुआ है? यस सर। सॉरी जीवेशना जी माइक म्यूट सर, करके वो बातें करो। एक्चुअली बंद हो गया था फोन बीच में। ओके कोई बात नहीं। हाँ जी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे आने थ्योरेटिकल क्वेश्चन ठा ठा करते टेस्ट में, देखना। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो नहीं है, इसकी वेरिएशन मैंने बतानी है किसके साथ? डाइल्यूशन के साथ। तो मैंने पहले बोला था क्लास के टाइम पर पानी मत पीना, क्योंकि केमिस्ट्री का कहना है कि कंसंट्रेशन कम हो जाती है पानी ऐड करने से। तो तुम्हारी कंसंट्रेशन, हाँ क्या कह रहा है? नमक खा सकता? हाँ तो नमक खा लो, यस नमक खा लो। ऑब्वियस सी बात है, अगर नींद आ रही होगी नमक खा के जरूर उसको नींद खुल जाएगी ना, कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगी। चलो अब समझ लो हमने क्या करना क्या। शिवम ये बता दे बस, टॉपिक जो मैंने ऊपर लिखा है उसका मतलब क्या है, उसके मतलब उसका मीनिंग क्या है, हमने ये देखना है। पानी कम हमने कंडक्टेंस पढ़ी,
अभी हाँ थोड़ी जी देर भैया। पहले हमने कंडक्टेंस पढ़ी, हाँ जी हमने भैया। हाँ कंडक्टिविटी जी पढ़ी, सर। हमने हाँ जी मोलर भैया। कंडक्टिविटी पढ़ी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कि इन तीनों की वैल्यूज कैसे कैसे चेंज होंगी जब हम पानी डाल देंगे। मतलब हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना पड़ा है, ठीक है, उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया। हाँ जी भैया। पानी डालने पर इन तीनों की वैल्यूज पर अब क्या फर्क पड़ेगा, मैं वो बताने जा रहा हूं एक एक करके। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, कंडक्टेंस, जिससे हम डिनोट करते हैं किससे, जी से, जी। ठीक है। अब सुनना ध्यान से, देखो दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, और इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है हर साल, पिछले साल भी बोर्ड में आया था और बच्चे गलत करते हैं, मैं बहुत बार देखता हूं बच्चे गलत करते हैं क्वेश्चन को। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो पूरी तरह से नहीं टूट पाता, यानी जिसके जी। अल्फा की वैल्यू 1 नहीं लेस होती है, देन 1 से बहुत छोटी होती है, लेस देन 1 होती है। बहुत छोटी, मतलब अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होती है, बहुत कम डिसोशिएट करता है, बहुत कम 5%। टूटता है। नहीं वो जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है, वो तो 5% अगर बहुत कम होगा तो हम वो फॉर्मूला लगाते हैं, वो डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो पूरी तरह से टूटता है और उसकी अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1। 1। अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है कि यदि मैं 1 मोल लूं, मैं किसी इलेक्ट्रोलाइट का यदि 1 मोल लूं, 1 मोल लेने का मतलब क्या होता है शिवम, मैं किसी इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल ले रहा हूं, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? 6.0223 यानी कि भैया एग्जैक्टली, मतलब उसके एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स। अगर मैं 1 मोल लूं तो उसमें से कितना मोल टूट जाए उसको हम बोलते हैं अल्फा। अल्फा। तो अगर अल्फा 1 है मतलब मैंने 1 लिया और पूरा ही टूट गया, यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए मैंने, मान लो HCl के, इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो मैंने 1 मोल लिया HCl का और मुझे ये टूटकर 1 मोल H+ आयन दे गया। मैंने NaCl का 1 मोल लिया, ये मुझे टूटकर 1 मोल Na+ आयन दे रहा है, 1 मोल Cl- आयन दे रहा है। मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरह से टूट जाए वो स्ट्रॉन्ग है, और जो पूरी तरह से ना टूटे, जिसकी अल्फा की वैल्यू 1 से कम हो, उसे हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब पहले अपने दिमाग में ये बिठा लो कि डाइल्यूशन करने से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगी जब तुम पानी ऐड करोगे इसके अंदर, यस और बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल भाई। सर। वॉल्यूम बढ़ेगी तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। हाँ जी सर। भाई तुम नमक वाले पानी में और पानी डाल दोगे तो नमक की तो मात्रा कम हो जाएगी उसके अंदर, हाँ जी सर। हाँ जी। और कंसंट्रेशन कम होगी, मतलब डाइल्यूशन। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब डाइल्यूशन हो रही है, और जब डाइल्यूशन होती है ना, सुन लो पहले ध्यान से, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों की ही कंडक्टेंस बढ़ती है ऑन डाइल्यूशन। पानी ऐड करने पे दोनों की ही कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज होती है ऑन एडिशन ऑफ वाटर, बट दोनों के लिए रीजन अलग अलग है, और यही पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर तुमने पानी डाल दिया तो दोनों ही केसेस में कंडक्टेंस बढ़ेगी। पहले तो अपने दिमाग में इस चीज को अच्छे से बसा लो कि दोनों ही केस में कंडक्टेंस बढ़ेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। बट पहले मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कारण बताऊंगा कि क्यों बढ़ती है। वॉल्यूम बढ़ गई पानी ऐड करने से, यानी हाँ कॉन्सेंट्रेशन जी कम सर। हो गई, यानी डाइल्यूशन कर दिया, डाइल्यूशन करने से अल्फा बढ़ता है। अल्फा बढ़ने का मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट और आयंस में टूटेगा, और आयंस जनरेट होंगे शिवम, तो फिर कंडक्टेंस भी बढ़ेगी। हाँ जी। सर ये पानी डालने से और आयंस कैसे जनरेट होंगे? पानी क्या करता है तेरे को पता है? H2O NaCl को पानी क्या करता है? हाइड्रेशन। NaCl तो चल स्ट्रॉन्ग है, वैसे पानी का काम क्या होता है, वो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को टूटने में हेल्प करता है। तो अब तूने पानी डाल दिया, वो और तोड़ेगा तेरे इलेक्ट्रोलाइट को, और तोड़ेगा तो और आयंस जनरेट करेगा, और आयंस जनरेट करेगा तो आयंस बढ़ जाएंगे, सर आयंस ये बढ़ गए लिखेंगे तो कैसे हम कंडक्टेंस बढ़ इसको? जाएगी। जैसे मैंने लिखा, वॉल्यूम ऐड करने पे कंसंट्रेशन विल डिक्रीज, एंड ऑन एडिंग वाटर अल्फा इंक्रीज करता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तुमने सिंपल ऐसे लिखना नंबर है, ऑफ तुमसे ये नहीं पूछा आयंस क्यों इंक्रीज इंक्रीज करता है। करेंगे। ठीक तो है सर। अल्फा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी, ये तो ओके कारण है सर। वीक इलेक्ट्रोलाइट का। अब जी भाई भैया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी बढ़ता है, तो सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वॉल्यूम बढ़ाने से कॉन्सेंट्रेशन कम हुई, चलो डाइल्यूशन हो गई, बट इनका तो अल्फा ही 1 होता है, ये क्या बढ़ेगा, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है, 1 से ज्यादा क्या होगा है आदित्य चोपड़ा, 1 से ज्यादा और अल्फा क्या होगा, और तो नहीं बढ़ सकता। तो इनमें कंडक्टेंस क्यों बढ़ी, इनमें कंडक्टेंस बढ़ने का कारण क्या होता है, मान लो पानी डालने से पहले Na+ और Cl- का ये डिस्टेंस है,
यानी उनमें कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मैंने पानी डाल दिया, अब कंपैरेटिवली आयंस क्या हो गई, दूर, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, मतलब आयंस और इजीली मूव करने लगे, और इजीली मूव करने लगे तो कंडक्टेंस बढ़ गई। बेटा ये आता है पेपर में क्वेश्चन, ये पक्का आएगा पेपर में क्वेश्चन। अब मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है कि दोनों केसेस में कंडक्टेंस बढ़ रही है पानी डालने पे, ज्यादा किसकी कंडक्टेंस बढ़ेगी? वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक की, बिल्कुल सही है भाई। अभी यहाँ पर दो तरह के बच्चे बैठे हैं, एक वीक स्टूडेंट्स, एक थोड़े अच्छे हैं पढ़ने में। मेरे इस लेक्चर से किनको ज्यादा फायदा होगा? वीक स्टूडेंट्स। भाई जिनको पहले से आता है उनकी तो पॉलिशिंग हो गई है, फायदा उनको भी हो रहा है। फायदा यहाँ पर लगा रहे लेक्चर हर बच्चे को हो रहा है, बट ज्यादा फायदा उसको हो रहा है जिसके पल्ले कुछ नहीं है। बट उसको फायदा हो रहा है, बट बहुत कम हो रहा है जिसको पहले से ये चीजें आती हैं, उसकी पॉलिशिंग हो रही है। तो बिल्कुल वैसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगी कंडक्टेंस की, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कम बढ़ेगी। और ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आता है, कहता है दो सॉल्यूशन थे, एक में पानी ऐड करने से जो कंडक्टेंस है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई, बताओ जी दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन से में वीक? और बच्चा ना स्ट्रॉन्ग लिख देता है, कहता है स्ट्रॉन्ग की ज्यादा है। और भाई वो कह रहा है पानी डालने पे बड़ी है, किसकी ज्यादा बढ़ती है? वीक इलेक्ट्रोलाइट की बढ़ती है। स्ट्रॉन्ग में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यस और नो? यस। कंडक्टेंस की गेम समझ आई? हाँ सर जी अगर किसी इसे के माइक में डिस्टर्बेंस आ रही है यार, बंद करो अपना माइक, जिसकी भी डिस्टर्बेंस आ रही है मेरे को नहीं पता। सर अगर इस क्वेश्चन में आया इसको लिखना कैसे है फिर कि किसकी ज्यादा बढ़ी? वीक की ज्यादा बढ़ी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं और नंबर ऑफ आयंस के बढ़ने की वजह से कंडक्टेंस ज्यादा बढ़ती है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो डेंसिटी है आयंस की, मतलब उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्ट्रॉन्ग के केस में, वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है, जिसकी वजह से आयंस और फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो कंडक्टेंस बढ़ती है, बट इतनी नहीं बढ़ेगी। ओके भाई म्यूट करके देखो किसके माइक में डिस्टर्बेंस आ रही है यार। अब कंडक्टेंस का तो हो गया, अब आ जाओ कंडक्टिविटी पे। अब बंद हो गई, शिवम का ही माइक था शिवम का था सर। चार्ज कर ले बंद शिवम, कर बंद। भैया 1% बैटरी रह गई बैटरी। ओए होए चार्जिंग मैंने फिर उतार दी, 1 मिनट ओए 1 मिनट, तुम ना वैसे बचा लेते हो मेरे को। अब सुनो ध्यान से, कंडक्टिविटी को समझो ध्यान से। पहले बताओ कंडक्टिविटी की फील क्या थी, डेफिनेशन क्या थी? शिवम बंद कर ले अपना माइक यार, खींच चढ़ाई जा रहा है। कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या थी सर? 1 मिलीलीटर वाटर के अंदर कितनी कंडक्टेंस है? 1 मिलीलीटर वाटर नहीं, 1 ml सॉल्यूशन में जितने भी आयंस होंगे उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होगी वो कंडक्टिविटी है। ठीक है, मान ले मेरे पास एक सॉल्यूशन है, कुछ ml सॉल्यूशन है, इसके अंदर मुझे किस पे फोकस करना है? 1 ml पे। 1 ml में कुछ आयंस होंगे, ठीक है। जब मैं पानी डाल दूंगा ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ेगी सॉल्यूशन की, बढ़ेगी। yes. भाई अगर मैं 1 ml के रिस्पेक्ट में देखूंगा वहां भी वॉल्यूम बढ़ेगी। यस सर बढ़ेगी। अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम तो कम हो जाएंगे। बिल्कुल। यस अब सिद्धार्थ कहता सर अगर पानी डाला तो ये भी तो होगा कि वो पानी आयंस को और जनरेट करेगा। ये भी आपने बोला था पिछले केस में कि पानी डालने से yes, और आयंस जनरेट बढ़ेंगे। तो आयंस तो बढ़ रहे हैं, बट इतना इंक्रीज नहीं होता, समझ रहे हो? इतना इंक्रीज नहीं होता। ओवरऑल जब तुम देखोगे ना तो इस 1 ml में मान लो अभी 4 आयंस हैं, जब तुमने पानी डाल दिया तो मान लो अब 2 ml हो गया, अब 2 ml में 4 आयंस हैं, यानी अब 1 ml में कितने हो जाएंगे? 2 आयंस। यानी जो नंबर ऑफ आयंस हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं ऑन एडिशन ऑफ वाटर। और क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए कंडक्टिविटी की वैल्यू कम होती है ऑन डाइल्यूशन। बोलो, इतनी बात समझ आ गई? हाँ जी सर। हाँ जी भैया। अब आते हैं मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कापा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। अच्छा, अब कापा डाइल्यूशन पे कम होता है, कापा कम होगा तो मोलर कंडक्टिविटी कम होगी, बट डाइल्यूशन करने पे मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स बाय वॉल्यूम। डाइल्यूशन करने पे मोलैरिटी वॉल्यूम बढ़ती है, यानी मोलैरिटी कम होती है।
और हाँ अगर जी। मोलैरिटी कम होएगी तो लैम्डा एम बढ़ेगा। लैम्डा बढ़ेगा। बिल्कुल। इसका मतलब इस फॉर्मूले के अंदर दो चीजें हैं, एक कापा एक मोलैरिटी। एक कंडक्टेंस को कम कर रहा है, मोलर कंडक्टिविटी को कम कर रहा है, एक बढ़ा रहा है। बढ़ा उसी रहा तरह है। इस क्लास के अंदर भी दो तरह के बच्चे हैं, एक मेरा रिजल्ट खराब करने पे तुले हुए हैं और एक मेरा रिजल्ट सुधारने पे तुले हुए हैं। अब रिजल्ट सुधरेगा या खराब होगा वो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे, मतलब कि किसका जोर ज्यादा है, सुधारने वालों का जोर ज्यादा है या खराब करने वालों का जोर खराब ज्यादा करने है। वाले का। यहाँ पर भी मोलर कंडक्टिविटी इस फैक्टर पे डिपेंड करेगी कि कंडक्टिविटी का ज्यादा रोल है या मोलैरिटी का। तो एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि मोलैरिटी का रोल ज्यादा होता है, इसीलिए मोलैरिटी का रोल ज्यादा होने की वजह से डाइल्यूशन करने पे मोलर Molar कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। बढ़ती है। बढ़ती है। यानी तीन चीजें पढ़नी थी, ये भी बढ़ती है, ये भी बढ़ती है, ये क्या होती है, कम डिक्रीज होती हो है। जाती है। बट अगेन सेम रीजन है मोलर कंडक्टिविटी का भी कि भाई बढ़ेगी तो सही, बट स्ट्रॉन्ग के लिए कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, बट वीक के लिए ज्यादा फर्क पड़ेगा। ज्यादा रीजन फर्क सेम है, पड़ेगा। जो रीजन कंडक्टेंस में दिया सेम कारण है। भाई वो कोई नई टर्म थोड़ी है, वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की निकालते हैं कंडक्टेंस तो उसे मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, निकाल तो कंडक्टेंस ही रहे हो। हाँ जी सर। हाँ तो जी कारण भैया। तो सेम है, कारण तो सेम रहेगा, बट अगेन स्ट्रॉन्ग की ज्यादा नहीं बढ़ेगी, वीक की ज्यादा बढ़ेगी। इतनी बात समझ आ रही है? हाँ जी सर। यस। हाँ जी। एक एक करके दोनों को देखते हैं। पहले लैम्डा एम देखते हैं, वीक सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कितना, मतलब कैसे वेरी करेगा ग्राफ की हेल्प से। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इससे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, बनेंगे, टेस्ट में भी दिखेंगे तुम्हें। यहाँ पर मैं लैम्डा एम ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ले रहा हूँ। देखो अगर मैं राइट हैंड साइड पर गया इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, यस और नो। हाँ जी भैया। हाँ जी सर। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर गया तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन घट कंसंट्रेशन रही है, कम हो रही है। यानी डाइल्यूशन बढ़ रही है। बढ़ रही है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ होता है कुछ इस तरह से होता है, इस तरह का ग्राफ होता है। मान लो कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एनसीईआरटी में केसीएल दिया तो मैं केसीएल ले लेता हूं। तो देखो यहां जब मैं जा रहा हूं, मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड जा रहा हूं, डाइल्यूशन कर रहा हूं, तो तुम देख सकते हो कि मेरे पास लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ रही है, बट बढ़ कितनी रही को है। बढ़ गई है, देखो जरा कितनी को कम बढ़ ही है। गई है, ये बहुत देखो कम। कितना को इंक्रीज है, कोई ज्यादा इंक्रीज तो नहीं है, थोड़ा ही है। यस और नो। हाँ जी यानी भैया। बढ़ती तो है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बढ़ती तो है, मैंने फिर से क्या बोला, बट इतनी नहीं बढ़ती है जितनी वीक के केस में बढ़ती है। इतनी समझ आ रही है बात मेरी? हाँ जी सर। हाँ ठीक है, जी। तो ये ग्राफ पेपर में आता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ बना के दिखाओ मोलर कंडक्टिविटी का रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ये ग्राफ समझ आया सबको? हाँ जी Yes, भैया। अब मैं कहता हूं कि ये ग्राफ क्या वाई एक्सिस को कभी टच करेगा? कर सकता है। क्या वो प्रैक्टिकली कोई बना? तुम वाई एक्सिस को टच करने का मतलब पता है क्या है? कि तुमने कंसंट्रेशन को जीरो कर दिया, भाई इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है, तो घंटा तुम कंडक्टिविटी निकालोगे? कंडक्टिविटी नहीं आएगी। नियरली क्लोज है। मेरी बात समझ रहे हो कि हाँ अगर जी तुमने इस भैया। ग्राफ को वाई एक्सिस पे टच करवा दिया, Yes. मैंने क्यों नहीं टच करवाया? वाई एक्सिस पे टच करवाने का मतलब है कि तुमने Concentration zero कर कॉन्सेंट्रेशन दी। की वैल्यू को पानी जीरो ले कर लिया दिया, हमने। सिर्फ पानी ले लिया, भाई इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं लिया, तो कंडक्टिविटी कहां से आएगी, मोलर कंडक्टिविटी कैसे आएगी? हाँ जी समझ रहे हो? भैया। यस हाँ सर। जी भैया। तो प्रैक्टिकली तो नहीं पॉसिबल है कि हम ये वैल्यू को निकाल पाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, इसमें तो इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं रहेगा, सिर्फ पानी बच जाएगा अगर कंसंट्रेशन जीरो ही कर दी तुमने तो। बट ये जो Yes, sir. वैल्यू है कंडक्टिविटी की, मोलर कंडक्टिविटी की, ये जो वैल्यू है इसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा इन्फिनिटी एम से या लैम्डा नॉट एम से। इसे हम तीन नामों से जानते हैं, तीनों नाम बताऊंगा। इसे बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसे हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कि जब तुम इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर डाल दोगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। या इसी को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, कि जब कंसंट्रेशन की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो। तो इसे हम बोलते हैं लैम्डा नॉट एम। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ जी सर। हाँ जी भाई भैया। समझ आ रही है? यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, समझो। कई टाइम देख रहे होंगे, बेटा टाइम जितना मेरा कीमती है शायद तुम्हारा नहीं होगा। अगर मैं आज फील्ड में हूं तो कर लो काम, मैं रोज फील्ड में नहीं होता हूं कि मैं काम कराने के उसमें मूड में हूं, तो कर लो आज काम। अब अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मुझे इस ग्राफ को एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्राप्लोटेशन। एक्स्ट्राप्लोटेशन। Exploitation. यानी मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकाल सकता हूं किस मेथड से? एक्स्ट्रापोलेशन मेथड से, ग्राफ को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके। अब तुम्हें इक्वेशन पता है स्ट्रेट लाइन की, y इज इक्वल टू mx प्लस c। Yes. यस सर। मैंने क्या लिया y एक्सिस पे, बताना मुझे। लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, x एक्सिस पे क्या लिया है? रूट सी। रूट सी कंसंट्रेशन और ये कट कहां पे कर रहा है y एक्सिस को? लैम्डा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। लैम्डा इन्फिनिटी एम पे इस ग्राफ की स्लोप नेगेटिव है या पॉजिटिव है? Negative. नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो मैंने माइनस बी स्लोप ले लिया है। थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं तो लैम्डा एम विल बी इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी एम माइनस बी रूट सी। इस इक्वेशन को बोलते हैं डिबाय हक्कल ऑन सेगर इक्वेशन। डिबाय हक्कल ऑन सेगर इक्वेशन। और इस इक्वेशन के जरिए यहाँ पे लैम्डा एम इज मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, lambda not m is molar conductivity at infinite dilution या zero concentration, root c is concentration, b is slope। b जो है वो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के ऊपर, ठीक है। इस इक्वेशन से निकालनी नहीं आएगी न्यूमेरिकल। नहीं नहीं नहीं, एक भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बट फिर भी वो ये पूछ लेता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किस इक्वेशन से निकालोगे, उस इक्वेशन को लिखकर दिखाओ। तो ये वो इक्वेशन है, न्यूमेरिकल एक भी नहीं आएगा इस पे। ठीक है सर। अब मान लो तुम्हें पूछे कि भाई बताओ HCl का ग्राफ कैसा होगा? होगा तो ऐसा ही, क्योंकि वो भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बट अब ऊपर होगा या नीचे होगा ये बताओ? ऊपर। ऊपर ठीक है होगा। ना, ऊपर होगा, क्योंकि देखो सब कुछ सेम है, अल्फा 1 सब कुछ सेम है, बस H प्लस आयन छोटा होने की वजह से आयनिक उसकी मोबिलिटी मूव ज्यादा करने होती की है। टेंडेंसी, आयनिक ज्यादा मोबिलिटी होगी। ज्यादा है। तो अगर KCl और HCl का कंडक्टिविटी ग्राफ आया तो ज्यादा। HCl का ग्राफ थोड़ा सा ऊपर से जाएगा। तुम्हारे टॉपिक तो नहीं ऊपर से जा रहा बेटा? नो भैया नो सर। अरे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये बहुत, तुम फील लो इसकी, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। कई तो कसम खा के आते हैं अपा नहीं बोलना, इन्हू बोलन दो जो इन्हें बोलना है, घंटा बोल के चला जाऊंगा, अपा नहीं बोलेंगे। क्यों बोलना अपा? एनर्जी सेव करनी है। एनर्जी तो सेव हो रही है बेटा, पैसे जरूर उजड़ रहे हैं घर वालों के, जो फीसें भर रखी है ना तुमने वो जरूर उजड़नी है। एनर्जी सेव कर लो, कोई चक्कर नहीं है। और कभी अपने घर वालों के साथ जाना एक दिन और देखना वो पैसे कैसे कमाए जा रहे हैं, शायद तुम्हें रोना आ जाएगा और आंसू निकल आएंगे। चलो आप देखेंगे लैम्डा एम का वेरिएशन फिर से कंसंट्रेशन के साथ, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट। और मैं जानता हूं कि वीक के केस में भाई बढ़ने वाला तगड़े तरीके से, तो वीक के केस में ये ग्राफ इस तरह से होता है। ठीक है, ये ग्राफ किसके लिए? मान लो इथेनोइक एसिड के लिए। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर तुम लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू निकाल पाओगे एक्स्ट्राप्लोटेशन से? कर लो इसको एक्सटेंड, नहीं कर लो, सर। y एक्सिस पे टच ही नहीं करेगा। ये क्वेश्चन आता है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्यों नहीं निकाली जा सकती है ग्राफ से? बिकॉज हम उसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर भी लेंगे, वो ग्राफ कभी y एक्सिस पे टच ही नहीं करेगा। समझ रहे हो? हाँ जी भैया। हाँ जी। और इसको निकालने के लिए ही हम क्या पढ़ते हैं? कॉलुरस लॉ। कॉलुरस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कॉलुरस लॉ सिर्फ यही नहीं हेल्प करता है, कॉलुरस लॉ और भी बहुत काम करता है। बट अभी जहां पर हम फंस गए हैं, हम लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं, जो हमने स्ट्रॉन्ग के लिए निकाल ली थी एक्स्ट्राप्लोटेशन मेथड से। बट यहाँ पर अगर उस वैल्यू को निकालना चाहते हो तो वी यूज कॉलरस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, जो बहुत ही सिंपल है, जो बहुत ही सिंपल है। इसकी डेफिनेशन आ सकती है, राम मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, ये मैं इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो हाँ इसकी सिंपल सा इसका कहना क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज सम ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ कटायन, sum of conductivity of cation and sum of limiting molar conductivity of anion। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। एक सेकंड, मेरे पेन की एक मिनट रुक जाओ, ये उतारना पड़ेगा, एक सेकंड। या तो पेन की चार्जिंग कर लो या तो आईपैड की चार्जिंग कर लो, फंस गए। आप सुनना ध्यान से। अब तो ये क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो उसके कटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी
और उसके अनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, देखो तुम कॉलरस लॉ जरूरी नहीं है कि वीक पे ही लगाओगे, स्ट्रॉन्ग की भी निकाल सकते हो, बट खासकर किसकी निकालते हैं, वीक की। स्ट्रॉन्ग मान लो NaCl की निकालनी है तो इट विल बी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl। तो अगर मान लो तुम्हें निकालनी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 थ्राइस, ठीक है, तो ये क्या आएगा, 2 into लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al प्लस 3, यानी तुम्हें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि एल्यूमिनियम का नंबर 2 है, प्लस 3 into लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 - 2। अब इसके एग्जांपल्स मॉडर्न में भरे पड़े हैं और इतने ब्यूटीफुल एग्जांपल्स इसके हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। उन एग्जांपल्स को ट्राई करोगे तो कॉलरस लॉ कैसे यूज करना है समझ आएगा। मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑलरेडी गिवन होगी कटायन आयन की। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएगा यही तो देखना है। अब क्वेश्चन एनसीईआरटी अब मेरे पास यहाँ पर खुली नहीं हुई, यानी तो मैं तुम्हें दिखा देता क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसके क्वेश्चंस ना मॉडर्न के अंदर एग्जांपल्स में हर तरह का क्वेश्चन दिया है कॉलरस लॉ का, कि कैसे क्वेश्चन आएगा कॉलरस लॉ पे। हर एग्जांपल मतलब हर तरह का एग्जांपल दिया है। आज बैठकर इसी टॉपिक को, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को मॉडर्न से पढ़ दो, जितने क्वेश्चंस बेस्ड है सारे कर दो, और कोई एक स्टूडेंट मेरे लिए उन एग्जांपल्स का एक PDF बनाकर स्कैन करके इस ग्रुप में डाल दो, मैं चेक भी कर लूंगा कि यही एग्जांपल्स करने हैं, और कल हम उन एग्जांपल्स को करेंगे डिस्कस। तब आना है मजा। मजा ये नहीं है कि मजा टॉपिक पढ़ा दिया, बेटा टाइम लिमिटेड है, इसे मैं टॉपिक पढ़ा के जा रहा हूँ, वरना मेरा बनता है क्वेश्चन करवाना यहाँ पर। जब तक मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा तब तक तुम्हें टॉपिक नहीं समझ आएगा। सर हाँ जी, और बुक से प्रैक्टिस कर मैंने सकते हैं पूछा ना। था एक बच्चे से, वो कहता कि क्लास हाँ। में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों ही नहीं करवाए। बस फिर ठीक है, वो नहीं करेंगे अभी हम, और अभी बोर्ड को टाइम है, देख लेंगे, आना होगा तो कर लेंगे, अभी तो क्यों टेंशन नहीं उसकी। सर अभी फिर टेस्ट में आना है वो? नहीं आएगा। ओके सर। ओए मतलब जाओ सर यार, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंडक्टेंस वाला कुछ ना करें अभी। 40 नंबर के टेस्ट में 20 नंबर का कंडक्टेंस से आना है टॉपिक। अब भी नंबर नहीं ना आएंगे, डूब के मर पड़ना चुल्लू भर पानी में। नाला ही है ना हमारे एकेडमी के साथ, वहीं पर डूब के मर पड़ना। शायद तुम्हें शर्म आ जाए कि जिस टॉपिक को मैं आज पढ़ा के जा रहा हूँ, जिस टॉपिक के आज मैं न्यूमेरिकल्स बोल रहा हूँ, करो। इन ऊपर वाले फॉर्मूलाज के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स बहुत बढ़िया बढ़िया दिए हुए मॉडर्न में। मॉडर्न के करने के बाद एग्जाम्पल फिर एनसीईआरटी के करो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करो, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करो, वो होती है तैयारी। तुम तैयारी कैसे करते हो, सर ने पढ़ा दिया, ओ मेरे को तो सारा कुछ समझ आ गया। ओ बेटा ये लर्निंग टेम्परेरी है, ये पक्की तुम्हारे दोबारा करने से होनी है। तो कोई एक जाना प्लीज ये इनिशिएटिव लो, मॉडर्न के अंदर से मुझे एग्जांपल्स की जो PDF है जिसमें कंडक्टिविटी वाले ये फॉर्मूलाज है वो यूज हो रहे हैं, वो एग्जांपल्स, और जिसमें कॉलरस लॉ हम यूज कर रहे हैं। एक और फॉर्मूला तुम्हें पता है यहाँ पर, अल्फा का फॉर्मूला कौन बताएगा, लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इन्फिनिटी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला Ka का है, दैट इज C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये +1 का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कल कंडक्टेंस सिर्फ अपना बस आज का मोटे बना लो कि कंडक्टेंस पे हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और कल सर को तंग करूंगा क्लास में। सर कोई कल एक क्लास जाना सुबह कल, अब वो एकेडमी में। हाँ तुम आगे पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं वो भी तुम आके एकेडमी में समझ सकते हो, ठीक है ना। अगर तुम्हें मान लो अभी रात को न्यूमेरिकल्स नहीं बात बनती है, सुबह एकेडमी में आके समझ लो एक बार कैसे करने हैं। ये है ऑफलाइन का फायदा। तुम अगर कहो कि सर अभी आपने ये जो टॉपिक करवाया ना मेरे को कल ऑफलाइन भी करवा दो, तो नहीं यार वो पॉसिबल नहीं है, मैं ही इंसान हूं, ठीक है ना। जब मैं अब तुम खुद सोचो, एक ही टॉपिक को मैं कल दोबारा इसी एनर्जी से इसी शिद्दत से करवा पाऊंगा, कभी भी नहीं। तो टॉपिक हो गया, तुम्हें न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे हैं, एकेडमी पे दर्शन दो, मैं वहीं पे मिलूंगा तुम्हें। ये है ऑफलाइन का फायदा। ये थोड़ी है कि मेरे को तो सर आप ऑफलाइन पढ़ाओ। मेरे को आया एक बच्चे का आज फोन कि मेरे को ना सर आप ऑफलाइन करा दो। मैंने तो सर उसके क्या बोला, मैंने कहा ये लो चक्को, सॉरी, बात खत्म। डॉक्टर भी यही बोलता है ना, सॉरी योर पेशेंट इज नो मोर। तो आपा भी कहती सॉरी मैं नहीं करवा सकता। एक तो रिकॉर्डिंग में सारा कुछ है, ठीक है। दूसरा मैं तुम कहते हो लाइव क्लास में मैं करवाऊं और तुम मेरे एक्स्ट्रा प्रिविलेज लो और मैं तुम्हें वो ऑफलाइन में भी करवाऊं। आई एम
सॉरी मैं पूरा लिखना भूल गया, आई एम सॉरी, ठीक है ना, कि तुम कहो कि सर आप रोटियां बनाओ हम तो खाएंगे बैठ के, ऐसा नहीं होगा। मैं आटा ही गूंदूंगा, सिर्फ रोटियां तुम्हें बनानी पड़ेंगी और खानी भी तुमने ही है, मेरे को तो तुम दोगे नहीं, अपने रिजल्ट से मेरे को तो कुछ दोगे नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बनेगी। वो तो चलो मैं अब बोलने के लिए फोटो बोल देता देंगे हूँ, वो तो ऑब्वियसली देखो मुझे रेपुटेशन क्या, तुम्हारे वर्ड्स है मेरे लिए, तुमने अगर किसी को बोल दिया रिकमेंड कर दिया तो फिर बात खत्म। रिजल्ट तो मैंने बोला ना पता नहीं कब आएगा, तुम्हारे वर्ड्स मेरे लिए बस मैटर करेंगे उस टाइम पे जब कोई तुमसे ट्यूशन के बारे में पूछेगा, और उसी के लिए मैं तुम्हें रिपीट करवा रहा हूँ, इसलिए तुम समझ जाओ चीजों को, ठीक है ना। तो अब कल मिलेंगे हम, और जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कंडक्टेंस है वो डिस्कस करेंगे कल। यहाँ पर मैं वो पीडीएफ खोल लूंगा, कोई एक जना जिसको मेरी बात फीलिंग समझ आ गई है वो प्लीज स्कैन करके इस ग्रुप के अंदर डाल दो ताकि सबका भला हो जाए, और सारे एक ही तरह के क्वेश्चंस करोगे तो चोपड़ा साहब मेरे लिए इजी हो जाएगा डाउट लेने। ओके ठीक है, और जब तुम मेरे अकॉर्डिंग इस बार टेस्ट की तैयारी करके आओगे ना, नंबर कैसे नहीं आएंगे सर, तुम पता है क्या सोचते हो, अपनी अकॉर्डिंग करेंगे तैयारी, और तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है कि तुम तैयारी कर लो खुद अपने उस पे दम पे। गिनती के 3 या 4 बच्चे हैं इस क्लास में जो मेरे बिना एफर्ट के नंबर ले सकते हैं, सिर्फ 3 या 4, बाकी सबको तो मेरे एफर्ट के साथ ही स्कोर करना है। तो एटलीस्ट मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं, बट तुम अपना साथ खुद दो, पहले करो क्वेश्चन दिल से करो, ये नहीं मैं टेस्ट से पहले पूरी रात जाकर पढ़ा था सर मेरे नंबर नहीं आए, मैंने कहां गलती कर दी। मैं पेपर बोर्ड से पहले सर 3 दिन की छुट्टियां थी, मैं तीनों रात सोया नहीं, तो तुम गधे हो, ऐसी तैयारी से नंबर थोड़ी आएंगे। बोर्ड कहता है 360 दिन दिए थे, 3 दिन क्यों जागा, 360 दिन जागता, रोज जागता, घंटा जागता। तो जो 3 दिन जागने वाले हैं ना वो गधे हैं, समझ आ रही है मेरी बात। कोई कहते हैं सर मेहनत तो मैंने पूरी की, मैंने कहा क्या मेहनत की, सर मैं ना पूरी रात जागा टेस्ट की तैयारी की, ये मेहनत की, मेरे नंबर तब भी नहीं आए। और घंटा तेरे नंबर आएंगे यार, जिस चीज को मैंने 10 दिन लगा दिए पढ़ाने में तूने 1 दिन में कर लिया, इतना कैपेबल है तू। तो वो पता है क्या होता है, जो 1 दिन पहले होता है उससे पता है क्या बोलता हूं मैं, मेरा पेन अभी चल नहीं रहा, उसको मैं बोलता हूँ दिखावा, उसको मैं पढ़ाई नहीं बोलता हूँ। जो रोज होती है उसको मैं पढ़ाई बोलता हूँ, वो दिखावा है तुम्हारा घर वालों के सामने, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ देखो। अब नंबर कम आएंगे ना तो सर को बोलना जाकर, मेरे को नहीं बोलना, ओनू फड़ियो जाके कि नंबर क्यों कम आए हैं। जैसे मेरे को पता है ना कि नंबर क्यों कम आए हैं, सिनेरियो ही पलट गया है सर। अब नंबर कम आते हैं, पेरेंट टीचर से पूछता है सर क्यों आए कम। हमारे टाइम पे पहले 2 चपेड़े मुंह पे पड़ती थी, उसके बाद अगली बात शुरू होती थी। सर बहुत जमाना बदल गया है, बहुत ज्यादा। ये इंस्टा और ये सब जो चीजें हैं ना, जो बकवास सी चीजों में तुम अपना ध्यान लगाते रहते हो, इसने जिंदगी में तुम्हें ठेंगा देना है, ठेंगा, ठीक है ना तुम अवेश दरबार हो कि तुम इससे पैसा कमा लोगे, ठीक है ना। या तो ऐसा काम करो, अगर करना ही है पैसा कमाना ही है तो फिर ऐसा कुछ करो ना कि तुम्हें इससे भी पैसा आए। तुम क्या करते हो, लोगों को फॉलो कर रहे हो, तुम्हें थोड़ी लोग फॉलो कर रहे हैं, लोगों को फॉलो करके खुश रहते हैं। और भाई ऐसा बनो कि तुम्हें लोग फॉलो करें, वेले इंस्टाग्राम पे लगे रहेंगे, स्नैपचैटों पे लगे रहेंगे, पार्टियों पे चलते रहेंगे। शिवम ऐसा बंदा है जिसको हर पार्टी पे जाना है, कि इसके बिना पार्टी शुरू नहीं होनी, इसके बिना रिबन नहीं कटना उस पार्टी का। नहीं ऐसी कोई हर बात बंदे का बर्थडे इसने मनाना है। ओ भाई तुझे क्या दे रहा है वो, अपने घर वालों के बारे में सोचो, जिनकी हार्ड वर्क, जिनके मेहनत के पैसे तुम उजाड़ रहे हो। तुमने अम्ब लेने किसी की पार्टी पे जाकर, ना कहना भी सीखो, अपनी थोड़ी अहमियत बनाओ कि मैं तो नहीं आऊंगा जी, मेरा काम है उस दिन। और पता है ये तो वेला ही है, चलो इसको तो ले ही चलते हैं, इसने कहा ना बोलनी है। अपनी कोई वैल्यू बनाओ यार, कि हम तो नहीं आएंगे जी, हमारे पास टाइम नहीं है, सॉरी हमारी क्लास है केमिस्ट्री की, सर ने भी टेस्ट लेना है। और तुम क्या करते हो, क्लास गई बाढ़ में, मैं पहुंच रहा हूँ, अभी पहुंचा, 2 मिनट में आ गया। करनी है तुमने, चलो भाग जाओ, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। शिवम दिल पे तो नहीं ली बात, नहीं क्योंकि फीस तेरी पेंडिंग है ना, अभी फीस के बाद मैं बोलूंगा भाई। ठीक है ओके।